कैपेसिटी। याद आ गया? यस सर। बंदा मर जाए, उसकी बीवी बच्चे वाली वारिस उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? कोलैटरल का आगे वाले डिटेल्स काट दो, आगे वाली डिटेल्स नहीं पढ़नी। टोटल हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? कितनी आगे वाली डिटेल्स पढ़नी है? 3। एक पढ़ ली है हमने, बाकी नाम 8 याद कर लें। अगला पॉइंट क्या है? इसकी आगे वाली डिटेल्स समझनी है, बुक में कंफ्यूज करके लिखी हुई है। आपको मैं अभी समझा रहा हूं, पहले पढ़ भी लो एक दफा खुद 2-3 लाइन्स। पढ़ लिया? क्या बात समझेगी? ए ने अपना घर किराए पे दे दिया बी को। बी अब ए का राइट है रेंट रिसीव करना 10,000। ए कहता है कि मैं तो अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं रेंट कैसे लूँगा? ए अपना रेंट रिसीव करने का राइट ट्रांसफर कर देता है सी को। अब जो बी है वो सी को रेंट नहीं देता। क्या सी बी पे केस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अब ए के जितने राइट से किसको ट्रांसफर हो गए हैं? सी को सर। अब सी समझ लो कौन है? ए। तो सी कहेगा मैं केस कर सकता हूँ, तो मैं किसके बिहाफ पे कर रहा हूँ? ए के। लेकिन ये एक बात है लिखी हुई है, ए जब अपने राइट्स ट्रांसफर करता है सी को, तो वो ओरल नहीं कर सकता। क्या होने चाहिए? कुछ नहीं बोले बड़ा। अगला नाम से रट्टा लगा लो, आगे वाली डिटेल्स काट दो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इम्प्लाइड ट्रस्ट नाम रट्टा लगा ले, आगे वाली डिटेल्स काट दें। अब जो बस एक पॉइंट हमने पढ़ना है ना, वो कौन से वाला पढ़ना है? स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। नीचे वाले की भी आगे वाली डिटेल्स काट दो, दोनों की, एजेंसी की भी और कवर्नेंस की। नाम 8 रट्टा लगा देंगे। अच्छा, स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है? लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी एक्सेप्शन आपको पता लगी है जो पार्लियामेंट ने कानून पास करके किया। अच्छा, पार्लियामेंट ने कौन सा कानून पास किया? ये एरो बना के नीचे ले आओ। 5.2 पे कानून का नाम लिखा, अंदर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल इसकी नीचे है। 5.2 पे क्या नाम लिखा हुआ है? अच्छा, सिर्फ इसमें ना ये कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, एक छोटी सी बात है, वो समझ लो सारा समझ आ जाएगा। 3 सवाल आते हैं इस कानून के ऊपर। पहले तो पहला सवाल, ये 4 सवाल आते हैं। प्रिविटी लॉ की स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन के कानून का नाम बताओ। तो तुम लोगों ने कानून का नाम रट्टा लगा लेना। नाम क्या है? रट्टा लगा लो पूरा। कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 ऑप्शंस में से ये नाम लिखा हुआ, बीच में से पिक कर लेना। अच्छा, ये लॉ आया क्यों था? हमने डिस्कस किया, पार्लियामेंट एक नया लॉ क्यों बनाती है? देयर इज अ प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करने के लिए नया लॉ बनाना। अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो कोई नया लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं। क्या प्रॉब्लम आई? यूके में जब उन्होंने प्रिविटी के लॉज के ऊपर रिसर्च की और डिबेट की, तो उन्होंने कहा यार यूके में प्रिविटी के लॉज बड़े ही सख्त हैं, बाकी दुनिया में लॉज इतने स्ट्रिक्ट, जितने स्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा इनको लीनियंट बनाओ, थोड़ा रिलैक्स करो इन लॉज को। और कौन सा केस जेल में आया जब पार्लियामेंट के? ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। वो कौन सा केस था? पीछे जाओ देखो, पहले वाला केस प्रिविटी का। प्रिविटी का पहला केस, भाई बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, वापस आगे चला गया। मदर टेरेसा याद आया? क्या था केस? रिकैप कराता हूँ। क्लेमेंट की शादी थी, कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लेमेंट्स फादर और जी के दरमियान, लेकिन कोर्ट कहता है क्लेमेंट केस नहीं कर सकता। हालांकि पैसे किसको मिलने थे? बेनिफिशियरी कौन था? कोर्ट ने कहा क्लेमेंट तुम नहीं केस कर सकते। कानून ने अब ये कहा है कि नहीं, ये नया कानून कहता है क्लेमेंट भी केस कर सकता। क्यों? ये नया कानून कहता है 2 पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करें एक थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमने पैसे किसको देने हैं?
सी भी केस फाइल कर सकता। बस इतना सा इसमें बात है। सेकंड बुलेट पॉइंट पढ़ लो, where the term confers a benefit on the third party। बस इतनी, बाकी लाइन काट दो। सेकंड बुलेट पॉइंट में क्या लिखा है? where the term confers a, दूसरा सवाल ये आएगा, ये कर लेंगे। थर्ड पार्टी का आप केस फाइल कर सकती है आप। सो वो वाला जो केस हमने पढ़ा था टोटल वाला, इसकी डेट क्या थी? केस की डेट देखो वैसे, 1861 और ये कानून कब आया? सो अगर आज ये टोटल वाला केस आता तो फैसला फर्क हो जाना। समझ गए हो? कानून बदल गया। प्रिविटी का लॉ मौजूद है, लॉजिकल लॉ है। स्कैन मेरी तनख्वाह नहीं देता तो पीएसओ वाले नहीं मेरे पे केस, स्कैन्स पे केस कर सकते। जाहिर बात है मैं नहीं करना है, लेकिन अगर ए और बी के यार हमने सी को पैसे देने हैं तो सी भी केस फाइल। असल तकलीफ तो किसको है? अब लॉजिकल कानून है। ये लॉ में जो एक्सेप्शन डाली है, ये कोई बेवकूफों वाली एक्सेप्शन, समझदारों वाली एक्सेप्शन डाली है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दरमियान में ढूंढो एक वर्ड लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ में, डबल लायबिलिटी। बाकी नहीं पढ़ना, बस वो लाइन अंडरलाइन कर लो। ढूंढो वर्ड डबल लायबिलिटी। आधे बच्चों को नहीं मिल रहा अभी तक। यस सर। बस डबल लायबिलिटी वर्ड अंडरलाइन करो, बाकी बुक छोड़ दो। अब इधर देखो, ए कहता है मैं 100 रुपया दूंगा, बी कहता है मैं भी 100 रुपया दूंगा। किसको? सी को सर। सी को। ए दे देता है 100 रुपया, बी नहीं देता। अब बी पे कौन केस कर सकता है? सी सर। ए भी, और ए तो पहले भी कर सकता था, बिकॉज़ ए कौन है? ओरिजिनल पार्टी। बेनिफिशियरी तो सी है। सिंपल बात। इधर क्या एग्जांपल, इतनी सी एग्जांपल है, डब्बा नजर आ रहा है? यस सर। ए और बी दोनों कहते हैं 100 रुपया देंगे। किसको? सी को सर। ए दे देता है, बी नहीं देता। बी पे कौन मुकदमा कर सकता है? सी और ए भी और सी। ए तो पहले भी कर सकता था, ए तो ओरिजिनल पार्टी है। अब क्लेमेंट पे कौन, जी पे कौन केस कर सकता है? क्लेमेंट भी और क्लेमेंट्स फादर भी। लेकिन कानून ये कहता है डबल रिकवरी नहीं कर सकते। व्हाट डज दैट मीन? ये नहीं हो सकता ए भी दे भाई 100 रुपया तो सी भी केस कर दे 100 रुपया। तो बी ने देने कितने 100 रुपए थे? तो वो एक ही 100 देगा बस। ये अगर ए कर देगा तो सी तुम नहीं कर सकते, सी पहले कर देगा तो फिर ए तुम केस तो हो गया। लॉजिकल बात है कि बेवकूफों वाली बात है? लॉजिकल बात। अब एक पॉइंट और समझना है आप लोगों को। जब पहले मैं एक बात समझा दूं, फिर 3 लाइनें पढ़ाता हूं, ये बात बड़ी जरूरी है। ए, लेट्स से 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी, और कहते हैं हमने सी को पैसे देने हैं। कानून कहता है सी का नाम स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना जरूरी है। कंफ्यूजन ना हो, वेग ना हो। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करें, हम दे देंगे किसी को पैसे, भाई किसी को कौन है, उसका नाम लिखा हो तो सी केस कर सकता है। थर्ड पार्टी मस्ट बी एक्सप्रेसली आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये थर्ड पार्टी कानून कहता है ऐसी भी हो सकती है जब भी पैदा ही ना हुई हो, लेकिन आइडेंटिफाई होनी जरूरी है। पैदा भी ना हुई हो, ये कैसे हो सकता है? वो कहेगा ए और बी का यार मियां बीवी हैं, कहीं जो हमारा पहला बच्चा होगा वो भी हमारे पे केस कर सकता है। अभी बच्चा पैदा इवन दैट्स अलाउड। 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यार, जो मेरी बीवी होएगी ना, जिसमें मेरी शादी होगी, वो भी केस कर सकते हैं। अभी पता भी नहीं कौन है बीवी, लेकिन आइडेंटिफाई क्लियरली करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं यार इस पैराग्राफ से, दरमियान वाला पैराग्राफ, थर्ड पार्टी मस्ट बी। नजर आ रही है लाइन? ये 3 लाइंस पढ़ लो। कोई रौला नहीं? सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, नंबर 6 पे। क्या लिखा है? ये और नेक्स्ट पेज, ये सारा कंफ्यूज करके लिखा हुआ है। 3-4 बातें बस वो आप लोगों को समझ लेनी है और अटेम्प्ट हो जाएगा। 3-4 बातें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की? एक चुप कर दिया, करवा नहीं सकता, उतना टाइम नहीं। अच्छा, इसने रिकॉर्ड कर लिया, इसको सुन। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? अब ये तो बता देना अभी कितना यार, अभी मैं बोल रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो।
पहली दफ़ा क्लास में आए? अच्छा नंबर 6 पे आए। क्या वर्ड लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। लॉ यार ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि आपको जो आम कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करने आने चाहिए बस। आम कॉन्ट्रैक्ट में 3 एसेंशियल्स होते हैं। क्या है वो 3 एसेंशियल्स? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ये 3 पॉइंट्स आपको आम कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक पे अप्लाई करने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम एक आइडियल एग्जांपल लें तो कह लो ऑनलाइन शॉपिंग। लेट्स से यू गो टू अ वेबसाइट पे कोड पड़ा हुआ साथ है, उसके प्राइस टैग लगा है। इसको हम क्या कहेंगे? ये किसके बराबर है? वेबसाइट पे कोड है, कोड के आगे 100,000 रुपया लिखा हुआ डिस्प्ले। ये हम किस चीज़ के? ये इक्विवेलेंट है इनविटेशन टू ट्रीट। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जब हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे उस चीज़ पे प्रॉब्ली एज यूजर्स वी आर मेकिंग एन ऑफर। वेबसाइट वाला आगे से कहेगा हाँ जी इन स्टॉक है तो एक्सेप्ट कर लेगा। कंसिडरेशन कैसे पे होगी? मोस्ट केसेस थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। और एक पार्टी को पैसे मिल गए, एक को कोड मिल गया। और ऑब्वियसली वेबसाइट वाला बिजनेस कर रहा है तो प्रिजम्पशन क्या है? एक कमर्शियल एग्रीमेंट है तो देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बस ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पे आम कॉन्ट्रैक्ट के असूल अप्लाई करने आने चाहिए। एक और बात समझनी, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, पेज पूरा। दूसरी बात क्या समझनी है यार कि जो पोस्टल रूल है ना वो क्या था? पोस्टल रूल रिकैप करते हैं। जैसे ही आपने पोस्ट भेजी उसी वक्त एक्सेप्टेंस हो गई। कानून यार ये कहता है पोस्टल रूल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स पे अप्लाई नहीं होता। पोस्टल रूल किस पे अप्लाई होता है? कन्वेंशनल पोस्ट, डाक के जरिए जो आती है। एक और वर्ड समझ लो, उसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का? कानून ये कहता है जिस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है उस मुल्क का कानून अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बड़ा बड़ा हो गया। बंदा बैठा है पाकिस्तान में, कंपनी है, वेबसाइट है अमेरिका की, गुड्स आनी है, उसने चाइना में वेयर हाउस रखा हुआ है, वहाँ से ब्रीच हो गया। तीनों मुल्कों के कॉन्ट्रैक्ट मिलते जुलता कानून है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो फर्क है। किस मुल्क का कानून अप्लाई होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक्स में फटा हो जाता है। और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ब्रीच हुई किस जगह में, हवा में हुई है, वेबसाइट पे हुई है, किधर हुई है। तो उसका मसला हल करने के लिए ना कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने ज़्यादा क्लॉजेस नहीं होते जो हम एक्सेप्ट करते हैं उनमें वो जुरिस्डिक्शन का क्लॉज डाल देते हैं। जो वेबसाइट वाले ने वो अपने मुल्क का लिख देते हैं कि अगर ब्रीच हुई कहीं भी हुई तो हमने उस मुल्क में नहीं जाना, चाइना नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाए, हमने हमारे मुल्क में केस करना है अगर किसी को तकलीफ है केस करने की। ताकि ये मामला है मसला, तो अब ये मसला कभी भी नहीं पड़ता। जितनी वेबसाइटें वो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्लॉज डाल देती हैं ताकि आपको पढ़ना ही ना पड़े। वो कहेंगे जी हमने पहले ही बता दिया था। हम कहेंगे हमें तो पता नहीं, वो कहेंगे वो देखो अन्यवाद जो टिक लगाए हैं 25-30 जो हमने कभी और पढ़े भी तो क्या कर लेंगे, हमने तो अब चीज़ लेनी है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, क्या करते हैं हम? अन्यवाद एक्सेप्ट करते हैं। पढ़ भी लें तो हम क्या कर सकते हैं? वो कहेगा पहले फेक तूने खरीदा हुआ तो तुझे तो हमने वैसे ही ईमेल का जवाब नहीं देना। समझ आ गई बात? चलो जी, अब वी आर नाउ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। थोड़ा सा हमने पढ़ा तो अब वो कवर करा देगा, अगर ना समझे मेरे से आप पूछ लेना। अब हम काम ये करते हैं, पहले लेट्स टेक 10 मिनट्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। किट निकालें, इसकी हम किट सॉल्व करते हैं और किट से भी आधी चीज़ें समझ आ जाएंगी हमें। चैप्टर नंबर कौन, पेज नंबर कौन था? जल्दी से किट में बताओ मुझे।